हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं विदान बायोलॉजी। आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। अब जाहिर तौर पे आप अगर पहली बार हॉटस्पॉट के बारे में सुने होंगे तो आप चौंक गए होंगे कि ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है या आखिर ये हॉटस्पॉट क्या है, क्योंकि नॉर्मली अक्सर इस वर्ड को हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के अंदर जो है वो सुनते हैं। लेकिन जी हाँ, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब आप नेचर की बात करते हैं या जब आप बायोडायवर्सिटी चैप्टर की बात करते हैं, तो एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब आप इंटरमीडिएट में बात करते हैं या फिर आप हायर क्लासेस में बात करते हैं तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि आपके कोई भी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो अगर, और उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, और यही प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो हैं वो मिल करके आपका डाइवर्सिटी लाती हैं। दैट्स इज द नोन एज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, सभी के सभी कॉमन चीज़ें ही एक ही तरह के नेचर को फॉलो करने वाली अगर स्पीशीज होंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने के साथ में कई चीज़ें खतरनाक हो जाती हैं। एक ट्रॉफिक लेवल सरवाइव करता है इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर सिमिलैरिटीज हो जाएगा तो अब ऐसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब एक रोटी है हमारे पास में, और दोनों रोटी खाने वाले ही एनिमल हमारे पास में है। दो हैं तो ठीक है, चलो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। अगर एक ही तरह की चीज़ पे डिपेंड रहने वाले एनिमल्स रहेंगे तो उससे आपके इकोसिस्टम को खतरा हो सकता है, कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या करना है कि बायोडायवर्सिटी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी होता है तो ही सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड आपको दिखाई देते हैं। अब बायोडायवर्सिटी टर्म की जब हम बात करते हैं या फिर जब हम लोग डाइवर्सिटी टर्म की बात करते हैं तो वहाँ हॉटस्पॉट नाम का एक टर्म आता है जिसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से मेरी कुछ लाइनों को सुनिएगा। मान लीजिए कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर तकरीबन 15,000 16,000 प्लांट स्पीशीज सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे ही अलग अलग ग्रुप के, जैसे मैमल्स की कुछ स्पीशीज हैं और एम्फीबियंस की कुछ स्पीशीज हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप के ढेर सारी स्पीशीज जो हैं किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जब कहीं पे भी ऐसा फॉरेस्ट जहां पे मोर देन 15,000 प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसी तरीके से कई 100 स्पीशीज प्लांट्स और कई 100 एनिमल्स अगर किसी भी फॉरेस्ट में या किसी भी एक एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जहां पे स्पीशीज रिचनेस, मतलब नंबर्स ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा हो जिस एरिया के अंदर, उस फॉरेस्ट में या उस एरिया में स्पीशीज के खतरे पे, मतलब स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जिस जगह पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी वहां पे स्पीशीज के घटने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। भाई, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे उतनी ज्यादा घटने की संभावनाएं भी होंगी। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं? देखिए, जब कोई भी एक नई स्पीशीज बनती है तो क्यों बनती है, ध्यान सुनिएगा। अगर एक कोई नई स्पीशीज बनती है तो वो इसलिए बनती है क्योंकि वो अगली अपनी पीछे वाली स्पीशीज से उसके अंदर कोई ना कोई कुछ बेसिक चेंजेस होता है। ठीक है, तो वो कैसी स्पीशीज बन जाती है? एक नई स्पीशीज बन जाती है। अब जो नई स्पीशीज बनी है वो एक नया तरह का कैरेक्टर बियर कर रही है, और जो पुरानी स्पीशीज है वो अपने पुराने कैरेक्टर को बियर कर रही है। तो अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ध्यान सुनिएगा, अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो दोनों में से कोई एक स्पीशीज उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करेगी, और एक स्पीशीज जो होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच जाएगी। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस रहेगी किसी भी फॉरेस्ट में, उसमें अगर टेम्परेचर या क्लाइमेट में कोई भी थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा भी चेंज आया तो उससे एक स्पीशीज को तो फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी स्पीशीज आपकी क्या हो जाएगी? नुकसान हो जाएगा। जैसे इसको अगर हम एक बेसिक एग्जांपल के समझें
तो एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक। अब 4 बेटों को 4 अलग अलग चीजें पसंद है। एक को कन्याकुमारी पसंद है, एक को जम्मू पसंद है, एक को राजस्थान पसंद है और एक को अरुणाचल प्रदेश पसंद है, ठीक। अब बाप के पास में बजट एक ही का है कि वो एक ही चीज में जा सकता है चारों में से, तो ख्वाहिश कैसी पूरी। तो ज्यादा इस पे, और एक आदमी है जिसका केवल एक ही लड़का है और वो जो है बच्चा अपने बच्चे को, उसके बच्चे को कोई एक एरिया पसंद है। तो जो एक बाप वाला, एक बच्चे वाला बाप है, वो उस बच्चे के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो उसको उस एरिया में लेके जा सकता है क्योंकि वहां पे स्पीसीजेशनेस नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो बाप है, उसके पास में 4 बच्चे और चारों अलग अलग तरीके के नेचर को बियर करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब आई थिंक आपको ये सिंपल एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। तो इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री मतलब होल वर्ल्ड के अंदर, अगर कोई एक ऐसा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या कोई भी एरिया है जहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे एरिया में, और जहां पे एक्सटिंक्शन का खतरा ज्यादा है, जहां पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, तो ऐसी एरिया को हम लोग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और इस टर्म को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम जो था वो था नॉर्मन मायर्स। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म के बारे में लोगों को बताया कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होती है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, बट एग्जैक्टली आपको बता दिया कि कैसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको बताना है। तो अब आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए हमें क्या चाहिए। तो अब यहां पे जब हमने ऐसे रीजन को एग्जामिन किया तो पाया कि भारत में 4 बायोडायवर्सिटी रीजन मौजूद है। और हमें बायोडायवर्सिटी इसलिए भी बचानी है क्योंकि अगर उस एरिया के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आया, मतलब जैसे मान लो कि मैंने उस एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बता दिया जहां स्पीसीज बहुत ज्यादा है, अगर उस एरिया के अंदर हम उस एरिया को पूरा चेक करते रहते हैं कि वहां के इकोसिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, जो चीज कांस्टेंट बना हुआ है वो चीज कांस्टेंट बने रहना चाहिए, ऐसी जगहों पे, ऐसे बायोडायवर्सिटी रीजन वाली जगहों पे नए स्पीशीज के मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जो है बायोडायवर्सिटी को डिसाइड करने के 2 बेसिक क्राइटेरिया रखे हुए हैं। नंबर 1 रखा हुआ है कि ऐसा रीजन जहां पे वेस्कुलर प्लांट की तकरीबन 1500 से भी ज्यादा स्पीशीज होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1500 तो होना चाहिए। नंबर 1 पहला क्राइटेरिया है। और जहां पे रहने वाले, मतलब जो एक हैबिटेट होता है वो वहां पे उनके लिए रहे, मतलब हैबिटेट वहां पे उनका मेन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने वहां पे लगा दिया प्लांट बाहर से ला करके अलग अलग स्पीशीज और उसको बोल दिया कि हॉटस्पॉट है, ऐसा नहीं। इट मस्ट कंटेन 30% ओरिजिनल हैबिटेट। उसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम 30% जो होने चाहिए वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में मौजूद होने चाहिए। इट मस्ट बी थ्रेटन, और हो सकता है कि वो आपके कहने का मतलब ये है कि आप उनको हॉटस्पॉट तभी बताएंगे जब उस एरिया में खतरे की घंटी आपको नजर आती है। तो ऐसे रीजन को हमने जो है इंडिया के अंदर 4 ऐसे रीजन हैं जिसको हमने हॉटस्पॉट माना है। नंबर 1 इज हिमालयन, नंबर 2 इज इंडो बर्मा रीजन, नंबर 3 द वेस्टर्न घाट रीजन, एंड नंबर 4 इज सुंदरलैंड या सुंदर लैंड के भी नाम से हम इनको जनरली जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो रीजन है। अब कैमरा ऑफ होगा और आप सीधे के सीधे स्लाइड देखेंगे। तो ये हमारे इंडिया नहीं, ये हमारा वो रीजन है जहां पे आपने तकरीबन चीजों को देखा होगा कि वो रीजन है। हमारा हिंदुस्तान है ये हमारा, ठीक है, हमारा इंडिया है। और ये भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आपकी जो भी मर्जी आप बोल सकते हैं। इसमें मैंने अलग अलग कलर से इसको लोकेट किया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो रीजन आपको जो पिंक कलर वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन हमारा हिमालयाज वाला रीजन है। दैट्स इट, ये वाले रीजन में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हॉटस्पॉट में जब आप देखेंगे तो केवल हम बात तो इंडियन
हॉटस्पॉट की कर रहे हैं, इंडिया के हॉटस्पॉट की कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंडिया का जो हॉटस्पॉट रीजन है वो लिंक है कई कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से। तो हमने एक कॉमन नेम बनाया, जैसे इंडो बर्मा है तो इंडो बर्मा में म्यांमार भी आ जाते हैं, वियतनाम भी आता है, तो इसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट रीजन या फिर हॉटस्पॉट रीजन आएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। फिर वेस्टर्न घाट में हम लोग श्रीलंका को भी काउंट करते हैं अपने साथ में, ठीक है। हिमालयाज रीजन में पूरा हिमालय की श्रेणियों में या हिमालय की जो चेन है उसमें आपके अलग अलग टाइप के जो भी कंट्रीज हैं वो भी आएंगे। सुंदरलैंड एक अलग एरिया है जहां पे आपके जो छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर जो महाद्वीप वगैरह है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको जो बात बताई वो ये बताया कि भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नंबर 1 आपका है हिमालयाज रीजन, उसमें आपके भूटान आ रहे हैं, नेपाल आ रहे हैं और इंडिया के सारे रीजन जैसे उत्तराखंड, और ये पूरा जो है ये पाकिस्तान तक कवर करता है, मतलब पाकिस्तान तक ये पूरा एरिया जो हॉटस्पॉट है वो कवर करता है। तो इन हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब इसके अंदर आते हैं, दैट इज आर नेम एज हिमालयाज, ठीक है। अब जब आप हिमालयाज की बात करते हैं तो हिमालयाज वाले में आपको नॉर्थन पाकिस्तान मिलता है, नेपाल मिलता है, भूटान मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये चाइना बॉर्डर तक को कवर करता है और म्यांमार को भी थोड़ा सा एरिया वो कवर अप करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, दैट इज अ म्यांमार। तो म्यांमार का भी थोड़ा सा रीजन जो है ये कवर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एरिया ये चाइना में भी एग्जिस्ट करता है। ये ऊपर आप जो रीजन देख रहे हो एक्स्ट्रा उस तरफ का रीजन, दैट इज अ चाइना रीजन। तो चाइना रीजन में भी थोड़ा सा है और थोड़ा सा रीजन ये आपको जो है देखने को मिल सकता है कि कहाँ पे उस रीजन में म्यांमार वाले रीजन में भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में हम अभी आगे आपके सामने और भी बातें करेंगे, ठीक है। डिफरेंट बातें और भी करेंगे। दूसरा रीजन हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। अब वेस्टर्न घाट की जब आप बात करते हो तो वेस्टर्न घाट को हम लोग नीचे से देखते हैं। यहाँ पे इस रीजन में अगर आप देखोगे ये महाराष्ट्र मुंबई वाला रीजन जो है इंडिया के रीजन में सारे के सारे यहाँ पे हैं, और ये डिटेल में बात करूंगा तो यहाँ पे ये श्रीलंका तक को जो है ये कवर जो है ये करता है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे कुछ रीजन जो है वो अलग अलग जो है स्पीशीज के कारण जाने जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न घाट को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी काफी ज्यादा रिच है। तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर के आसपास में ये फैला हुआ एरिया है। यहाँ पे तमिलनाडु, कन्याकुमारी ये सब जो है वो रिकवर होते हैं। यहाँ पे तमाम तरह के आपके हिल्स रीजन भी हैं, जैसे नीलगिरीज है, अन्नामलाई है, पलानी है, माघामलाई है। तो ये तमाम तरह के हिल्स भी वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात आपसे करेंगे। चौथा वाला जो रीजन है जिसको हम लोग इंडो बर्मा रीजन कहते हैं। इंडो बर्मा रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कवर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, तो तमाम तरह का ये जो रीजन है ये रीजन आपका इंडो बर्मा रीजन है। इसमें आपके थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, गैंगेटिक प्लेन ये सब चीजें आते हैं। और यहाँ पे जो मेन रिवर जानी जाती है वो गैंगेटिक प्लेन के साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है। और इसका कुछ एरिया जो है वो अंडमान निकोबार को भी कवर करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अंडमान निकोबार जो है वो कौन से तरह के हॉटस्पॉट के अंदर आता है, तो वो इंडो बर्मा रीजन के हॉटस्पॉट में आता है। फिर उसके बाद सुंदरलैंड में आ जाते हैं। सुंदरलैंड में यहाँ पे पॉलिटिकली वर्ड को करेक्ट किया गया है, मतलब ये जो रीजन होते हैं ये इंडिया से आपको लगेंगे कि यार इंडिया के रीजन में तो कहीं पे भी नहीं है, बट कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया को भी कवर करते हैं। द निकोबार आइलैंड, जो निकोबार आइलैंड होता है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कुछ निकोबार आइलैंड जो होते हैं ये हमारे इंडियन ज्यूरिसडिक्शन को कवर करते हैं, इसीलिए हम इनको जो है आपके इंडिया के अंदर भी पढ़ते हैं। साथ में ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो पूरा फैली होती हैं आपके अर्थ सरफेस की तरफ, वो टेक्टोनिक प्लेट्स भी जो ओशन के नीचे हैं वो भी पूरी की पूरी उनका एक्सपेंड भी जो है इंडिया तक है। तो इसलिए हम इसको इंडिया में सुंदरलैंड को हम लोग जनरली इंडिया के अंदर भी काउंट करते हैं। तो ये सभी के सभी जो है वो आपके इंडियन रीजन के हॉट स्पॉट है, जो आपको समझना है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है और इसको बायोडाइवर्सिटी रिच माना भी गया है। यहाँ पे सुंदरलैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर जो है वो ग्रो करता है, जिसके बारे में आप सब सुने होंगे, जो लार्जेस्ट फ्लावर में आता है
सच टॉलेस्ट फ्लावर आप उनको लार्जेस्ट फ्लावर बोल सकते हो, जिसको हम लोग रैफ्लेशिया बोलते हैं, जो तकरीबन 1 मीटर के आसपास में बड़ा होता है साइज के अंदर। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने एक मैप के तरीके से बता दिया। अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल सभी हॉटस्पॉट के बारे में दूंगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। सबसे पहला जो हमारा हॉटस्पॉट रीजन है वो है हिमालयाज रीजन, जहां पे आपको देखने को मिलता है कंसिडर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। हिमालयाज रीजन काफी बड़ा रीजन है। हिमालयाज कंप्राइजेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भूटान, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। साथ में यहाँ पे आपको 163 इंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से खतरे में है या एक्स डेंजर्ड हैं। तो और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि काफी ज्यादा थ्रेटेंड हैं, क्रिटिकल हैं। तो ऐसी स्पीशीज को जो है हम इस एरिया के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और उन स्पीशीज को, मतलब देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ही वो चीज जहां पे कुछ स्पीशीज खत्म होंगी और कुछ स्पीशीज हमको नई मिलेंगी। तो इसीलिए इस एरिया को, जहां पे मतलब चेंजिंग बहुत ज्यादा हो हॉटस्पॉट में, जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वहां पे खत्म होने की और नए मिलने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हैविंग 163 इंडेंजर्ड स्पीशीज विच इंक्लूड वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वन हॉर्न राइनो एंड मेनी ऑफ एज 10,000 प्लांट स्पीशीज। मतलब यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, जिसमें से 3,160 इंडेमिक स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। दिस माउंटेन रेंजेस कवर, और मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था 1500 का। ये माउंटेन होता है पूरा का पूरा हिमालय रेंज। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज होता है वो तकरीबन जो है आपका 7,50,000 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया जो है वो आपका कवर अप जो है वो करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा रीजन आता है जिसको हम लोग इंडो बर्मा रीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको और काफी बड़ा एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे तकरीबन 23,73,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये कवर अप करते हैं, और तकरीबन 12 सालों के अंदर यहाँ पे आपको 6 से भी ज्यादा नए मैमल्स की स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है। तो ये काफी बड़ा स्पीशीज माना जाता है। लार्ज एंटलर्ड मंजैक, द एनामाइट मंजैक, मॉन्जैक, जो इन्हीं के स्पीशीज की होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारा माउंट जैक डियर है, जिनको हम लोग मंट जैक के नाम से जानते हैं, या फिर इनकी अलग अलग स्पीशीज हैं। ग्रे शैंक डॉक एंड एनामाइट स्ट्रिप्ड रैबिट, ये आपका एनामाइट स्ट्रिप्ड रैबिट है। और ये वाला जो आप एनिमल देख रहे हैं ग्रे शैंक डॉक, आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहे थे। ग्रे शैंक डॉक ये आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो स्पीशीज आपको है वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और ये जो सारी की सारी स्पीशीज हैं जो वहाँ पे नए हमें देखने को मिले एज अ मैमल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैमल के फॉर्म में। द लीफ डियर एंड सावला, जो लीफ डियर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लीफ डियर और सावला जो है नाम की, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दैट इज अ सावला। लीफ डियर सावला जो है ये आपके ऐसे हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ और भी हैं। एक तो मैंने लीफ डियर आपको दिखा दिया, और उसके बाद में एक मिनट रुक गए। हाँ, दिस हॉट स्पॉट नोन एज एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल, मैंने कुछ और आपको दिखा दिया था, रुक जाइएगा, किसी और स्पीशीज में दिखा दिया था क्या? जस्ट वेट। हाँ ठीक है, चलिए। द लीफ डियर एंड सावला ये हमारी ऐसी स्पीशीज है जो कि जनरली खोजी गई हैं। दिस हॉट स्पॉट ऑल्सो नोन फॉर endemic freshwater turtle species, most of which are threatened with extinction। अब उसके बाद में यहाँ पे आप जो इस टर्टल को देख पा रहे हैं, ये टर्टल जो है इस एरिया के अंदर थ्रेटेंड मानी जा रही है। क्या समझे आप? हमने कुछ स्पीशीज बताई, 6 स्पीशीज मैमल्स की जो नई रिकॉर्ड की गई, और कुछ स्पीशीज मैंने आपको बताई जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं, बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जिसमें से ये वाला टर्टल आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इस समय यहाँ पे थ्रेटेंड एक्सटिंक्शन के कगार पे है ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग एंड एक्सटेंसिव हैबिटेट लॉसेस। ऐसे एरिया में हम लगातार, भाई इस एरिया के अंदर हम
ट्राइबल्स वगैरह को और तमाम तरह के जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोकने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे एरिया के अंदर अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे तो इस एरिया के इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हैबिटेट लॉस होता है, और हैबिटेट लॉस होता है तो ये एनिमल भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरे के निशान पे आ जाएंगे। तो देयर आर ऑल्सो 1300 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग द थ्रेटेंड व्हाइट ईयर्ड। यहाँ पे 1300 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जिसमें से व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन आपको देखने को मिलता है, जिसका डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज अ व्हाइट हेरॉन। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ये हमारी थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर आती है। साथ में ग्रे क्राउन क्रॉसियस एंड ऑरेंज नेक पार्टी, ये आपको देखने को कुछ एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने दोनों का डायग्राम है। ये जो है आपके सामने एक ऐसी स्पीशीज है जो कहीं ना कहीं आपको एक्सटिंक्शन के कगार पे देखने को मिल सकती है। इनको खतरा तो है, मतलब ये ज्यादा इनका लॉसेस हमें देखने को मिल रहा है इस जगह पे, और दैट इज ड्यू टू हायर ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके कारण इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस रीजन को हॉटस्पॉट बनाया गया है और हमें इसको प्रोटेक्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा वेस्टर्न घाट रीजन। वेस्टर्न घाट रीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट रीजन को अगर हम मैप के अंदर लेकर के चले तो गुजरात रीजन से थोड़ा नीचे की तरफ आप आएंगे तो नॉर्थन वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा, जो महाराष्ट्र रीजन को थोड़ा सा कवर अप करता है। सेंट्रल वेस्टर्न घाट होता है, जो यहाँ पे कर्नाटका वाला रीजन आप देख पा रहे हो, इस रीजन को कवर अप करता है। उसके बाद नीलगिरीज आपके आ जाती है, तमिलनाडु आ जाते हैं, कन्याकुमारी के रीजन को भी कवर अप करते हैं। तो ये तमाम तरह के जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज अ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट इज एज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड कवर मोस्ट ऑफ द डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट रीजन। मॉनसून्स बड़े आराम से यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। साथ में ऐसे एरिया के अंदर अच्छी खासी सनलाइट भी देखने को मिलती है, जहाँ पे सनलाइट भी है, बारिश भी हो रही है, ऐसे रीजन में को हम लोग जनरली डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और ऐसे रीजन में प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। यूनेस्को इट इज द होम एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटेंड फ्लोरा फौना बर्ड एम्फीबियन रेप्टाइल एंड फिश स्पीशीज। यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में आपकी थ्रेटेंड मतलब कि जो खतरे पे हैं, जो 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 मतलब कि उतनी अच्छी स्पीशीज उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, वैसी स्पीशीज को यहाँ पे देखने को मिली है। ओरिजिनली द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन वाज स्प्रेड ओवर 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर बट हैज बीन नाउ रिड्यूस्ड। धीरे धीरे ये एरिया जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पे 43,000 किलोमीटर का एरिया ही अभी इस समय बचा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रीजन माना जाता था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रीजन यही था, वेस्टर्न घाट ही था, जो कि मतलब हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा है। ठीक है, बाकी तो दूसरों से लिंक है, बाकी और बड़े बड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो मैक्सिमम रीजन कवर अप करता है वो ये वाला करता था। एंड द फौना रिप्रेजेंटेड 229 प्लांट स्पीशीज। यहाँ पे हमको 229 प्लांट स्पीशीज देखने को मिले, 31 मैमल्स स्पीशीज देखने को मिले, 15 बर्ड स्पीशीज देखने को मिलते हैं, और 43 एम्फीबियन स्पीशीज देखने को मिलते हैं। 5 रेप्टाइल स्पीशीज एंड 1 फिश स्पीशीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ओनली 1 फिश स्पीशीज। यूनेस्को मेंशन दैट वन ऑफ द टोटल 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट 129 are classified as vulnerable and 125 as endangered and 51 is critically endangered। अब ये तीनों का मतलब समझिए, टोटल 325 जो स्पीशीज हैं वो खतरे पे हैं, ठीक है, वो थ्रेटेंड है। उसमें से 129 ऐसी हैं जो जिनमें मतलब कि खतरे होने की संभावनाएं हैं, जो मतलब वल्नरेबल है, अभी खतरे पे नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो डेंजर उनके लिए। सब अगर कुछ भी चेंज हुआ तो फ्यूचर में वो खत्म, मतलब कि डेंजर के कगार पे होंगे, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और 145 जो खत्म हो रही हैं लगातार, और 51 जो इस समय सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन के कगार पे है, मतलब जिनकी बहुत कम अमाउंट, बहुत कम पॉपुलेशन बची हुई है, केवल वही हो सकता है। तो दैट इज अ वेस्टर्न घाट जो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आखिरी में हम आ जाते हैं सुंदरलैंड की तरफ। सुंदरलैंड जो होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आपके कुछ साउथ एशिया रीजन कवर अप सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई and Malaysia. In the year 2013, the Sundarland was declared as a World Biosphere Reserve by the United Nations, क्योंकि ये कई रीजन को कवर अप करता है
और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व में आ गया, तो इससे क्या होता है कि बाहर से सुविधाएं और इनके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू और इनकी जो नेचुरल वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस रीजन इज फेमस फॉर रिच टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम। सुंदरलैंड इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल रिचेस्ट हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड विच कंप्राइजेस 25,000 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट। दिस इज द मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, विच 15,000 आर फाउंड ओनली इन दिस रीजन। तो भाई तकरीबन 25,000 वैस्कुलर प्लांट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा हॉट स्पॉट के बारे में, और मैंने एक छोटा सा डिटेल आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे टॉपिक सजेस्ट करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।